स्टूडेंट, जैसा कि आपकी क्लासेस 1 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन चल रही हैं, जिसमें आप बार बार मुझसे कह रहे थे कि सर कोई ऐसी वीडियो बनाइए जो बीएड में, डीएलएड में, सुपर टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में कॉमन हो और जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रश्न आते हों। तो मैंने बहुत सर्च करने के बाद एक ऐसा टॉपिक उठाया जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, सब में सबसे ज़्यादा जीन प्याजे में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जीन प्याजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। देखिए, जीन प्याजे है कौन, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। देखिए, जीन प्याजे का जन्म स्विट्जरलैंड में, एक बहुत खूबसूरत, जिसे विश्व की जन्नत भी कहा जाता है, एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड। उनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। वो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 22 वर्ष की उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली थी। कितने बेटा? 22 वर्ष की उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली थी और अपनी तीनों संतान पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया और हमें अवगत कराया। आज वर्तमान में मनोविज्ञान में जीन प्याजे का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अदब से नाम लिया जाता है। देखिए, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या है संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट, क्या है? देखिए, संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है अनुकूलन। बेटा, अनुकूलन होता क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हर बार क्वेश्चन आता है, सी टेट में आता है, यूपी टेट में आता है और सुपर टेट में भी आता है, कभी कभी बीएड में भी आ जाता है कि अनुकूलन क्या है। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को डालना। जब कोई बच्चा वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? अनुकूलन। मगर अनुकूलन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आत्मसात्करण, दूसरा होता है समायोजन। तो आत्मसात्करण क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। आत्मसात्करण क्या होता है? ये बहुत आया है, कई बार क्वेश्चन आया है कि आत्मसात्करण क्या होता है। कम से कम मेरे हिसाब से 5 या 6 बार पूछा गया है सी टेट, यूपी टेट में। तो आत्मसात्करण का जो मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जो पूर्व ज्ञान होता है, पहले का ज्ञान होता है, उसको नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे कोई बालक है, छोटा बालक है, जब शेष अवस्था में होता है बेटा, तो जब वो शेष अवस्था में होता है तो उसने एक बिल्ली देखी, व्हाइट रंग की। देखा एक कोई छोटा सा जानवर है जिसके 4 लेग हैं और व्हाइट रंग का है और म्याऊं म्याऊं करके आवाज सी निकालता है। तो उसे बताया गया बेटा ये बिल्ली है। मगर उससे 2, 3, 4 दिन बाद वो उसी प्रकार का एक जानवर और देखता है, मगर उसका रंग ब्लैक है और उसकी भी 4 टांगे हैं और वो भी म्याऊं म्याऊं करके आवाज निकाल रहा है। तो वो पूर्व ज्ञान, जो सफेद बिल्ली उसने पहले देखी होती है, वो पूर्व ज्ञान से अनुमान लगा लेता है नए ज्ञान को कि ये भी एक बिल्ली ही है। तो आत्मसात्करण क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जो मैंने अभी बिल्ली वाला एग्जाम्पल दिया वो इस पर पूर्ण रूप से सटीक बैठता है। उसके बाद आता है समायोजन। समायोजन क्या होता है बेटा? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। मतलब तालमेल होना जानते हैं, एडजस्टमेंट होना। समायोजन आप कहेंगे सर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल कैसे बैठाया जा सकता है? तो बेटा आपने देखा होगा, जिस प्रकार से मैंने अभी बिल्ली का आपको एग्जाम्पल दिया था, उसी प्रकार से उसने एक जानवर और देखा। जब शेष अवस्था में बालक होता है तो उसने एक जानवर और देखा, पता चला कि उसकी भी 4 टांगे थी और वो भी व्हाइट रंग का था। मगर बिल्ली म्याऊं की आवाज निकलती है, मगर वो भौंकने की आवाज, वो भौंक रहा था। तो उसने कहा ये जानवर अलग है। मतलब उसे लग गया कि ये जानवर बिल्ली नहीं है, ये कोई जानवर दूसरा है। तो उसे बताया गया ये जानवर बेटा कुत्ता है, कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ते का बच्चा है या पपी है। मतलब इस प्रकार से हम उसको ज्ञान से अवगत करा देते हैं। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके बच्चा समझ लेता है। अपना जो पूर्व ज्ञान होता है तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ा, फिर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ वो तालमेल बिठा लेता है। जो एनवायरमेंट होता है उसको बताया जाता है बेटा जो भौंकता है वो कुत्ता होता है, जो म्याऊं म्याऊं करके आवाज निकालती है वो बिल्ली होती है। तो इसे आत्मसात्करण का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और समायोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आता है जीन प्याजे की सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं, जो जिसमें से हमेशा बार बार क्वेश्चन, ऐसा कोई से भी साल नहीं गई है जिसमें से 3-3, 4-4 बार इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो सबसे पहली अवस्था आती है बेटा संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था, ये अवस्था जो है बेटा 0 से 2 वर्ष की होती है। कितने की होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है। देखिए सवाल आता है कि जीन प्याजे की सबसे प्रथम अवस्था कौन सी? सवाल ऐसे भी आ सकता है। तो पहली अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था। इसकी अवधि जो होती है वो 0 से 2 वर्ष की। मतलब जिस दिन तक बच्चा जन्म लेता है और 2 वर्ष की आयु तक
उसकी अवस्था जो जीन प्याजे के अनुसार वो संवेदीगामक अवस्था कहलाती है। इसमें बालक जो है अपने ज्ञान इंद्रिय जानते हैं, जैसे नाक है, कान है, आंख है, आपने ज्ञान इंद्रियों के बारे में तो खूब सुना है। तो अपने इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से वस्तु को समझता है और सीखता है। तो पहली अवस्था में किसके द्वारा सीखता है बच्चों? इंद्रियों के द्वारा, अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। और उसमें एक सवाल और आता है वहां पर वस्तु स्थायित्व बहुत आता है कि वस्तु स्थायित्व क्या है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? जब बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों किसी वस्तुओं को देखता है तो वो उसको हल्का फुल्का समझना शुरू कर देता है, तो उसके दिमाग के अंदर एक प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है, उस चीज का एक प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। तो इस अवस्था में होता है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। दूसरी अवस्था आती है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बेटा, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था वे अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ये अवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस अवस्था को हम क्रिया करने से पहले की अवस्था भी कहते हैं। मैंने आपको जैसे, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बहुत लंबा है, मगर मैंने बहुत शॉर्ट करने की और एक आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। तो इसमें आता है क्रिया करने से पहले की अवस्था। कौन सी होती है? पूर्व संज्ञानात्मक में पहली अवस्था होती है क्रिया करने से पहले की अवस्था। आप कहेंगे सर क्रिया करने से पहले की अवस्था? जी, 2 से 7 वर्ष का, जब 2 से तीसरी साल में बच्चा आता है, 30 से और 7 वर्ष के बीच में जब बालक होता है वो भी, तो इसमें बालक क्या करता है? सामने वाली चीजों को देखता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे आपके घर में बच्चे होते हैं तो वो किसी चीज को, सामने वाली चीजों को देखते हैं, उनके पास खिलौने होते हैं और उसको समझाया जाता है कि बेटे एक छोटा सा ट्रक है, उसे चला के दिखाया जाता है, हर चीज को दिखाया जाता है, मगर वो क्रिया नहीं कर पाता, मगर उससे क्रिया नहीं हो पाती। मगर उसको वो समझता तो है, वो चीज देखकर समझ रहा होता है उसके बारे में, सामने वाली चीजों को, मगर वो उसके साथ में क्रिया नहीं कर पाता जो वो क्रिया करना चाहता है। तीसरी अवस्था आती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था बेटा वो अवस्था होती है जिसकी अवधि 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। बेटा ये अवस्था वो अवस्था है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था वह अवस्था है बेटा जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इस अवस्था में बालक सामने रखी वस्तुओं को देखकर क्रिया कर सकता है। इस अवस्था में क्या करता है बेटा? बालक सामने जो वस्तु, देखिए पहले वाली अवस्था में क्या होता है बेटा कि सामने वाली चीजों को बच्चा देख तो सकता था और समझ सकता था, मगर क्रिया नहीं कर सकता था। मगर मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक जो है सामने रखी वस्तु को देख भी सकता है और उसके साथ में क्रिया भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर इस अवस्था, एक बात और मैं आपको बता दूं, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा तर्क करता है। सबसे ज्यादा तर्क करने की शक्ति, सवाल आता है कि तर्क बच्चा किस अवस्था में करता है, तो हम बताना मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। आपको मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दूंगा। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, एडिसन कितना बड़ा साइंटिस्ट था। जब वो बचपन में छोटा था तो उसने अपनी मैडम से पूछा एक बार, कि ये जो चिड़िया है या बाज है या मतलब ये जो पक्षी है ये उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते? पहले दिन मैम ने उसे बेवकूफ समझ के बिठा दिया, दूसरे दिन भी बिठा दिया, तीसरे दिन उसको चिल्ला के बिठा दिया। मगर ये अवस्था क्या होती है? वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा तर्क करता है, ये सोचता है कि ये चीज अगर हम दिखा रहे हैं तो ये चीज हुई कैसे, क्या है ये चीज है, उसके बारे में जानने का वो इच्छुक होता है। तो इसके बारे में जब वो जानना चाहता है तो समझना चाहता है, तो जब एडिसन के बारे में बता रहा था आपको, तो एडिसन ने जब देखा टीचर के वो पीछे पड़ गया कि रोज पूछा और मैडम ने डांटा, नहीं माना वो, तो मैडम ने उसको शांत करने के लिए वैसी झूठ मूठ उससे कह दिया कि नहीं बेटा ये कीड़े मकोड़े खाते हैं इसलिए उड़ते हैं। उसके दिमाग में वही बात बस गई और उसने कीड़े मकोड़ों को लिया, और आपने कहानी पढ़ी होगी एडिसन की, उसको घोटकर दवाई बनाकर अपने यहाँ पर एक नौकरानी थी उसको पिला दिया था, जिससे वो बीमार भी पड़ गई थी। तो मतलब वो तर्क शक्ति का प्रयोग करा, मतलब तर्क करना चाहता था, वो ज्यादा से ज्यादा तर्क करना चाहता था। मगर मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में जितना बच्चे की जो बात होती है, इस अवस्था को बालक का, एक बात और बता दूं, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को बालक का अनोखा काल भी कहा जाता है। आपको सर बालक का अनोखा काल इसलिए कहा जाता है, यह अवस्था बच्चे की बाल अवस्था होती है, और बाल अवस्था में बच्चा क्या तर्क चिंतन करता है, किसी चीज का तर्क भी करता है, फिर उसको सोचने समझने की शक्ति आना शुरू हो जाती है। वो सोचता है अगर ये चीज ऐसे है तो ऐसा क्यों, ये पिलोट ऐसा है तो ये चौखूटा क्यों है, ये लंबा क्यों नहीं है, मतलब इस प्रकार के उल्ट पटांग क्वेश्चन। हो सकता है वो आपको क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन उल्टे सीधे क्वेश्चन कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक सामने रखी वस्तुओं को देखकर क्रिया कर सकता है, और इस अवस्था को तर्क करने की अवस्था भी कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। इसके बाद आती है अमूर्त संज्ञानात्मक